Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना 7th चैप्टर का 6 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखिए, जो हमारे कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट है वो आर्टिकल 28 और 29 और जो 30 आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 29 के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के बारे में। यानी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 29 के अंदर इनको राइट दिया गया है कि ये अपनी जो भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट, कल्चर, इन सबको क्या कर सकते हैं, इनको कंजर्व करने के लिए जो भी इनको कंजर्व करने का इनको राइट है। तो देखिए, इनको कंजर्व करने के लिए ये जो भी अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो मेंटेन करना चाहते हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अगर वो मेंटेन करना चाहते हैं तो इनका राइट इनके पास है। तो देखिए, इसके अंदर जो है आगे बताया गया है कि किसी भी सिटीज़न को जो है डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन से अगर वो उनको मेंटेन किया गया है स्टेट के द्वारा या वो एड रिसीव करती हैं स्टेट फंड से किसी भी इन ग्राउंड्स पर। तो देखिए, इसके लिए 4 ग्राउंड मैंने जो है बताए गए हैं। तो रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, इन 4 ग्राउंड पर जो है कोई भी इनको मना नहीं कर सकता, चाहे वो क्या है माइनॉरिटी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एस्टेब्लिश की गई है। लेकिन ध्यान में रखना है कि वो जो है स्टेट के द्वारा मेंटेन की जानी चाहिए या स्टेट से एड रिसीव करनी चाहिए। अगर ये 2 इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर जो है किसी भी सिटीज़न को, चाहे वो किसी दूसरी माइनॉरिटी से भी बिलोंग करता है, किसी दूसरे माइनॉरिटी जो रिलीजन है, रेस है, कास्ट से किसी से भी बिलोंग करता है, तो उसको जो है एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो देखिए, यहाँ पर जो ये फर्स्ट प्रोविज़न है इसके अंदर जो है राइट ऑफ ए ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कोई भी सेक्शन, जो सिटीजन का कोई भी सेक्शन है मतलब ग्रुप है किसी भी, तो वो अपनी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जो है उनके पास राइट है। और सेकेंड जो प्रोविज़न है, ये जो सेकेंड प्रोविज़न के बारे में हमने बात की है यहाँ पर, तो सेकेंड प्रोविज़न के अंदर राइट ऑफ ए सिटीज़न की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी सिटीज़न को यहाँ पर एडमिशन लेने से डिनाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 29 के अंदर जो 2 प्रोविज़न दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट प्रोविज़न जो है वो राइट ऑफ ए ग्रुप के बारे में बताता है और सेकंड प्रोविज़न के अंदर राइट ऑफ ए सिटीज़न के बारे में बात की गई है। तो देखिए, आर्टिकल जो 29 है इसके अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को प्रोटेक्शन देने की बात की गई है। यहाँ यानी यहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं तो उनको भी, जैसे कि जैनिज़्म है, बुद्धिस्ट हैं, तो ये हमारी जो हैं, और मुस्लिम्स हैं, ये हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। इसके साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यानी जो जिन ऐसी लैंग्वेज जिसको बोलने वाले जो हैं बहुत काफ़ी कम यहाँ पर बचे हुए हैं, तो वो एक तरीके से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के अंदर आती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर एक जो है क्लैरिफिकेशन दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो 29 जो प्रोविज़न है यानी आर्टिकल 29 के अंदर ओनली ये माइनॉरिटी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये मेजॉरिटी के लिए भी लागू होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल के अंदर लिखा गया है सेक्शन ऑफ सिटीज़न, अब देखिए सेक्शन ऑफ सिटीज़न तो कोई भी हो सकता है कंट्री के अंदर, चाहे वो माइनॉरिटी का है या फिर मेजॉरिटी का है। तो यानी यहाँ पर जो है दोनों के राइट के बारे में बात हो रही है, यानी स्पेशल ये नहीं है कि आप इसको जो है सिर्फ माइनॉरिटी तक रिस्ट्रिक्ट करते, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल की जो हेडिंग है उसके अंदर तो यही लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की बात की है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल के अंदर जो डेफिनेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, तो यहाँ पर एनी सेक्शन का मतलब है यानी यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो भी आ सकती है। यानी मेजॉरिटी भी चाहे तो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी स्क्रिप्ट और उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकती है, मतलब यहाँ पर स्टेप्स ले सकती है। तो ये भी उनके पास भी राइट है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के लिए इंक्लूड है। यहाँ पर अगर आपसे कोई भी स्टेटमेंट पूछी जाती है कि आर्टिकल 29 के अंदर ओनली माइनॉरिटीज़ को जो है इंक्लूड किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है मेजॉरिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगेन आगे जो है बताया है कि राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज को कंजर्व करने से रिलेटेड जो राइट है उसके अंदर आता है राइट टू एजिटेट। एजिटेट मतलब
आंदोलन करना, यानी वो आंदोलन भी कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का, लेकिन वो पीसफुल एजिटेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई तोड़ फोड़ वहाँ पर हो रही है। तो देखिए इसके साथ साथ आगे जो है क्लैरिफाई किया गया जो पॉलिटिकल जो स्पीचेस होती हैं, यानी इलेक्शन के टाइम पर जो हमारे नेता वगैरह होते हैं वो हमें स्पीच देते हैं कि हम आपकी लैंग्वेज को प्रिजर्व करेंगे, आपके रिलीजन को जो है, आपके किसी स्पेसिफिक सेक्शन को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को यहाँ पर प्रिजर्व करेंगे, यानी कंजर्व करने के लिए जो है यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोमिसेस करते हैं, यानी काफ़ी सारे वादे वो करते हैं। तो इनको जो है एक तरीके से करप्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं डाला जाएगा। यानी इलेक्शन के लिए जो ये एक्ट दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिस जो डिफाइन की गई हैं कि कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चाहे हमारे नेता हमें झूठे प्रोमिसेस करते हैं या जैसे भी, लेकिन उनको जो है यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो नहीं डाला जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। देखिए आर्टिकल 30 के अंदर बात की गई है राइट ऑफ मिनोरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने की बात की गई है। अब देखिए कि ये जो राइट है वो भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों तरीके के जो हैं, दोनों तरह की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दिया गया है। अब देखिए कोई रिलीजियस अगर ग्रुप है वो भी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है, और कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो भी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है आर्टिकल 30A के जो पार्ट के अंदर लिखा गया है कि सभी की सभी जो माइनॉरिटी हैं उनको राइट है कि वो अपना एस्टेब्लिश कर सकती हैं और एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑफ देयर चॉइस, यानी अपनी मर्जी से जो है इनको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। सेकेंड प्रोविज़न के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर स्टेट क्या करता है कि कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। कंपनसेशन किसके लिए? कि अगर मान लिया स्टेट जो है उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है, मान लिया जो है कि कोई जो प्रॉपर्टी है वो माइनॉरिटीज़ के पास है और जो है स्टेट को वहाँ पर कोई जो है प्रोजेक्ट डेवलप करना है या फिर वहाँ पर रोड बिल्ड करना है या कोई और जो है डैम वगैरह वहाँ पर बनाना है, मतलब वहाँ पर जो है कंपलसरी जो है उस लैंड को एक्वायर करना है, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है। तो देखिए वहाँ पर जो है स्टेट को वहाँ पर क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर वहाँ पर स्टेट कंपनसेशन दे देती है तो ये जो है इनका जो राइट है कि राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ये जो है क्या नहीं होगा, ये यहाँ पर जो है वॉयलेट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जो है इस तरीके से जो है अगर कंपलसरी एक्विजिशन नहीं है, आप जानबूझकर जो है किसी की माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेते हैं और आप इतना ज़्यादा उसका यूज़ भी नहीं है, तो इस केस में जो है इनका राइट क्या हो जाता है? वॉयलेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्टेट क्या कर रहा है कि कंपलसरी एक्विजिशन है वहाँ पर, यानी ज़रूरी है वो, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए वो ज़रूरी है, और यहाँ पर स्टेट उनको कंपनसेशन भी दे रहा है। अगर कंपनसेशन नहीं देता है तो भी जो है उनका राइट वॉयलेट होता है। अगर यहाँ पर स्टेट कंपनसेशन दे रहा है तो यहाँ पर जो है इनके राइट को वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा। और ये प्रोविज़न जो है ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। उससे पहले जो है ये प्रोविज़न नहीं था। उससे पहले अगर उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता था तो उसको क्या माना जाता था? उनके राइट का वॉयलेशन माना जाता था और वो कोर्ट के अंदर जा सकते थे। लेकिन अब जो है उनको अगर कंपनसेशन दे दिया गया है तो वो जो है कोर्ट के अंदर यहाँ पर नहीं जा सकते, और कंपलसरी जो है एक्विजिशन अगर स्टेट के द्वारा किया गया है तो ये 44 जो अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये प्रोविज़न ऐड किया गया था, तो वो कहता है कि ये इनके राइट का वॉयलेशन नहीं है। उसके बाद देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल है आर्टिकल 31, ये भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया था? इसको भी डिलीट कर दिया गया था। वो इसीलिए डिलीट किया गया था कि यहाँ पर जो है कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपका जो है कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है कंपनसेशन देने के बाद, तो आप जो है उस प्रॉपर्टी के लिए जो है क्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए कि अगर स्टेट जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है एड देता है, मतलब किसी को भी कोई भी ग्रांट प्रोवाइड करता है, तो देखिए कोई भी जो है वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आपने जो है वहाँ पर एड प्रोवाइड किया है लेकिन दूसरी को जो है उससे डिप्राइव करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो भी डिमांड करते हैं तो स्टेट को जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो है सबको एड देनी होगी, जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए जो आर्टिकल 30 है इसके अंदर जो प्रोटेक्शन दी गई है वो ओनली माइनॉरिटीज़ को दी गई है। देखिए आर्टिकल 29 के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर जो है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीज़न बोला गया था, यानी वहाँ पर जो है माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी को भी जो है वहाँ पर क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था। लेकिन यहाँ पर ओनली माइनॉरिटीज़ के लिए है। जो आर्टिकल 30 है ओनली माइनॉरिटीज़ के लिए है। इसके अंदर जो है एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न इंक्लूड नहीं है, जैसा कि आर्टिकल 29 के अंदर था। तो देखिए जो माइनॉरिटी टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर स्टेटमेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है, और हम आर्टिकल को देख के कि आर्टिकल जो माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 29 और 30 दिए गए हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद उसकी डेफिनेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, और आर्टिकल 29 जो है वो दोनों के लिए है, माइनॉरिटी के लिए भी और मेजॉरिटी के लिए भी, लेकिन आर्टिकल 30 यहाँ पर ओनली किसके लिए है, ये ओनली माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो इनको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखिए, आर्टिकल 30 के अंदर बात की गई है कि अगर वो चाहे तो एजुकेशन दे सकता है बच्चों को अपनी ओन लैंग्वेज जो उनकी है उनके अंदर। तो देखिए आर्टिकल 30 के अंदर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश की जाती हैं, तो वहाँ पर बात की गई है कि अगर वो चाहे तो अपनी खुद की लैंग्वेज में, जो उनकी लैंग्वेज है उसके अंदर बच्चों को एजुकेशन दे सकता है। अब देखें यहाँ पर 3 टाइप्स की माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। 3 टाइप्स की कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती हैं और एड भी स्टेट के द्वारा वहाँ पर दी जाती है। सेकेंड के अंदर बात की गई है ओनली रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, लेकिन उनको कोई एड नहीं दी जाती। थर्ड के अंदर बात की गई है ना तो वो रिकॉग्नाइज की गई हैं स्टेट के द्वारा और ना ही उनको एड दी जाती है स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पर 3 टाइप की माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दी गई हैं। अब देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट 2 टाइप की, जहाँ पर एक के अंदर जो है दोनों के अंदर रिकॉग्नाइज भी किया गया है और इसके साथ साथ जो है एड भी दी गई है, और सेकेंड के अंदर क्या किया गया है, ओनली रिकॉग्नाइज किया गया है, एड नहीं दी गई है। तो अगर फर्स्ट 2 टाइप की जो इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर जो है स्टेट एक तरीके से उस स्टेट की उसके ऊपर रेगुलेटरी पावर होती है, यानी स्टेट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि वहाँ का सिलेबस जो है वो उसके मतलब किस हिसाब से वहाँ पर सेट किया जाएगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, डिसिप्लिन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट ऑफ जो टीचिंग स्टाफ है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी रेगुलेशन जो है वहाँ पर रख सकता है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टेट के द्वारा, तो ये क्राइटेरिया जो है मीट करना उनके लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन बात करें थर्ड टाइप की जो जिसके अंदर ना तो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज है और ना ही स्टेट के द्वारा वहाँ पर एड दी जाती है, तो उस टाइप के सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ पर जो है इस तरीके के कोई भी रूल्स जो है वो वहाँ पर लागू नहीं होंगे। ओनली जो जनरल रूल हैं जो कि ऑल ओवर कंट्री के अंदर लागू होते हैं वही वहाँ पर लागू होंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ और इकोनॉमिक रेगुलेशन। इस तरीके की जो लॉ हैं और जो इस तरीके की रेगुलेशन है ओनली वही वहाँ पर लागू होंगी। इस तरीके का जो सिलेबस है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड भी खुद डिसाइड होगा उनका, डिसिप्लिन, सैनिटेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ जो है, ये सारे के सारे डिसीजन जो है वो खुद अपने आप से ले सकते हैं। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी गई थी, कौन सा केस है, देखिए सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007। इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जनरल जो रूल्स प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर बताए हैं, किसके लिए, जो एजुकेशनल और जो माइनॉरिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए वो जनरल जो प्रिंसिपल हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राइट ऑफ माइनॉरिटी है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उनके इन राइट के अंदर कौन कौन से राइट इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखिए ऐसी इंस्टीट्यूशन के राइट है कि वो अपनी गवर्निंग बॉडी जो उस इंस्टीट्यूशन को गवर्न करेगी उसको चूज कर सकते हैं, जिनके ऊपर उनको यकीन है ऐसे पर्सन को जो है वो वहाँ पर इस बॉडी के अंदर मतलब यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, उनको वहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये इनको फुल्ली पावर है कि ये उनका राइट है कि वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्टेट का इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके साथ साथ टू अपॉइंट टीचिंग स्टाफ, यानी टीचिंग स्टाफ जो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल्स, मास्टर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर जो है उनको स्वतंत्रता होगी कि वो अपने हिसाब से जो है वहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट, जिनको वो एलिजिबल समझते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर वहाँ पर एडमिशन दे सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी और एसेट को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनके राइट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से राइट उनके पास हैं, इन राइट्स को वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारे जो है फर्स्ट राइट के अंदर ये जो पार्ट दिए गए थे, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये गाइडलाइंस इशू की गई थी कि इनके पास कौन कौन से राइट हैं। अगर हम सेकंड के अंदर बात करें तो देखिए सेकंड के अंदर बात की गई है जो आर्टिकल 30 है वो ऐसा नहीं है कि क्या इंश्योर करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है माइनॉरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात की गई है। मतलब आर्टिकल 30 के अंदर ऐसा नहीं किया गया है कि आप जो है माइनॉरिटी को ज़्यादा एडवांस बनाना चाहते हैं और उनको ज़्यादा एडवांटेजियस पोजिशन पर रखना चाहते हैं। इसका जो है मेन रीज़न
ये है कि यहाँ पर आप इंश्योर करना चाहते हैं इक्वालिटी को विद मेजोरिटी, क्योंकि मेजोरिटी के पास काफ़ी सारी पावर होती हैं। देखिए जहाँ पर मेजोरिटी होती है तो वहाँ पर देखिए रूल भी वही गवर्नमेंट करती है जिसकी सरकार होती है। तो देखिए जहाँ पर मेजोरिटी के लिए तो काफ़ी सारे डिसीजन जो गवर्नमेंट ले लेती है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन माइनॉरिटी के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है मेजोरिटी की वजह से। तो इस वजह से उनको इक्वलिटी के पैरेलल लाने के लिए, उनके बीच में इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए, ताकि मेजोरिटी और जो माइनॉरिटी जो सेक्शन है उनके बीच में इक्वलिटी बनी रहे, इसीलिए जो है आर्टिकल 30 जो है वहाँ पर इस तरीके के राइट उनको देता है, ना कि उनको ज़्यादा मेजोरिटी से प्रेफरेंस देने के लिए ऐसा किया जाता है। मतलब यहाँ पर मेजोरिटी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, कोई भी यहाँ पर जो है इनके लिए रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो देखिए जनरल लॉज हैं जो वो सभी पर इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट, अगर लगता है कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर रही है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रही है, सोशल वेलफेयर को ध्यान में नहीं रख रही है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, इसके साथ साथ मोरालिटी, हेल्थ, सैनिटेशन और टैक्सेशन, इनसे रिलेटेड जो हैं सारे के सारे जो जनरल लॉज हैं वो इनके ऊपर भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि ये अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कुछ भी काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए आगे थर्ड के अंदर फिर से एक्सप्लेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन्होंने कहा है कि जो ये जो राइट है इनका कि वो अपने हिसाब से जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब ये नहीं है कि इनके पास अनलिमिटेड पावर है, तो अनलिमिटेड पावर नहीं है इनके पास, इनकी पावर को लिमिट किया गया है। किस वजह से? देखिए अगर यहाँ पर मैल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, अगर आपने जिस पर्पज़ के लिए उसको एस्टेब्लिश किया है उसकी जगह आप जो है यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए आप उसको मतलब एक तरीके से बुरे कामों के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं, मैल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर हो रही है, तो उस टाइम पर जो है यहाँ पर स्टेट जो है वो पिक्चर में आ सकता है और वहाँ पर उनके लिए रेगुलेशन जो है वो डिसाइड कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रेगुलेटरी मेजर्स लिए जा सकते हैं अगर उनको लगता है कि वहाँ पर एजुकेशन का लेवल जो है और उनका स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो एकेडमिक एक्सीलेंस को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे रेगुलेटरी मेजर जो है वो लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ टाइम टाइम पर वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चेक किया जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं किससे रिलेटेड, ताकि स्टूडेंट के वेलफेयर को और टीचर्स के वेलफेयर को ध्यान में रखा जा सके, और जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन है वो भी डिसाइड किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर जो है अनपढ़ व्यक्ति को वहाँ पर टीचर बना दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कंडीशन ऑफ द सर्विसेज जो हैं वो डिसाइड की जाएँ दोनों के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए, कि क्या क्या कंडीशन पर आपको काम करना होगा वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ का और बच्चों का वहाँ पर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सिलेबस और करिकुलम को भी डिसाइड करने के लिए यहाँ पर जो है स्टेट क्या कर सकता है, रेगुलेशन बना सकता है अगर उसको लगता है कि यहाँ पर मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, अच्छे से काम नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि इस तरीके का जो इंटरफेयर किया जाता है, तो ये इंटरफेयर जो है यहाँ पर इस राइट को वॉयलेट नहीं करता। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है स्टेट पिक्चर में आता है अगर किसी तरीके की मैल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर होती है। तो देखिए फोर्थ के अंदर बात की गई है कि जो अनएडेड स्कूल होते हैं, जो अनएडेड जिनको जो है कोई भी एड नहीं दी जा रही है स्टेट के द्वारा, तो देखिए वो अपने सारे के सारे मैटर डिसाइड कर सकते हैं बजाय कि एलिजिबिलिटी जो कंडीशन होती है और क्वालिफिकेशन होती है जो कि टीचिंग स्टाफ है। तो टीचिंग स्टाफ के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी जाती है, जो भी क्वालिफिकेशन रखी जाती है वो स्टेट के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। उनके अलावा जो है ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपने हिसाब से अपना कोई भी रैशनल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं उनकी सिलेक्शन के लिए। तो बाकी उनकी स्वतंत्रता होगी, बस कंडीशन जो है वो स्टेट के द्वारा पुट की जाएगी कि ये क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए कि जो एड अगर स्टेट के द्वारा कोई भी एड दी जाती है इन इंस्टीट्यूशन को, तो देखिए उससे जो है इनके नेचर में, उनके कैरेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि स्टेट ने जो है इनको पैसा दिया है तो स्टेट अपने हिसाब से जो है इनको मॉडिफाई करेगा और उनसे अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर स्टेट ओनली ये इंटरफेयर कर सकता है कि आपको जो एड दी गई है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, उसको मिसयूज़ ना करें। तो यहाँ पर जो है इस आर्टिकल को फिर वॉयलेटिव नहीं माना जाता। अगर ऐसी इंटरफेयर स्टेट के द्वारा की जाता है, ऐसा इंटरफेरेंस होता है स्टेट के द्वारा, तो उसको एक तरीके से हम एक तरीके से उसको वॉयलेटिव नहीं मान सकते। वहाँ पर जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मैल एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो
लेक्चर है वो फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.